नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आने वाले दिनों में बीपीएससी द्वारा दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तथा शिक्षक भर्ती प्रारंभिक परीक्षा। और इन परीक्षाओं में आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और बीपीएससी में तो पूछे भी जाते रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से इस चैनल पर आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो सबसे फेमस बुक है उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और ये बुक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, घटना चक्र का पूर्वालोकन। और इसकी जो बुक है भारतीय इतिहास। हाँ दोस्तों, इस पुस्तक में विगत वर्षों में बिहार लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन व्याख्या के साथ किया गया है। तो इसी बुक के तीसरे पार्ट जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का है उससे हम चैप्टर वाइज एक एक करके पढ़ेंगे और साथ ही व्याख्या के माध्यम से अपने सारे डाउट भी क्लियर करते चलेंगे। दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि दोस्तों हम लोग वीडियो के माध्यम से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और साथ ही इस चैनल का एक अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर हम लोग क्विज भी आयोजित करेंगे। क्विज के माध्यम से अपना टेस्ट करेंगे। जो दोस्त उस टेलीग्राम से जुड़े हैं वो तो बने रहें, साथ ही जो नए जुड़े हैं वो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। वहाँ पर बीपीएससी से आयोजित परीक्षाओं की क्विज हमेशा चलती रहती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो के बाद वहाँ पे क्विज आयोजित की जाएगी और लगातार सुबह शाम लगातार क्विज आयोजित की जाएगी और चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज सारे वहाँ पे तो मैं सारे सब्जेक्ट कवर कराऊंगा इस बार। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे वीडियो बनाने में ये कमेंट्स आपके प्रेरणादायक होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज जो आधुनिक भारत के इतिहास का जो पहला चैप्टर जो है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसको हम लोग कवर करेंगे और यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे और साथ ही एक्सप्लेनेशन के माध्यम से उसे अच्छी तरह से समझने का भी प्रयास करेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, इस वीडियो में आपको चैप्टर वाइज वही बुक हूबहू आपको दिखाया जाएगा और साथ ही आंसर भी समझाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों लेते हैं पहला प्रश्न। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया? ऑप्शन है आपके सामने, ए 1350 एडी, बी 1498 एडी, सी 1530 एडी या डी 1612 एडी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 1498 एडी। आइए अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। दोस्तों आप व्याख्या इत्मीनान से सुनिएगा क्योंकि ये व्याख्या न पूरे पुस्तक का निचोड़ होता है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा था और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो है कालीकट पर वह सबसे पहले 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। आपको क्वेश्चन भी पता होगा कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था, तो वह था वास्को डिगामा। और यहाँ पर पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डिगामा ने। इससे पहले स्थल मार्ग से तो व्यापार होते रहते थे, समुद्री मार्ग की खोज इसने पहली बार की थी। कालीकट के उस समय के जो शासक थे वो थे जमोरीन और उसी ने वास्को डिगामा का कालीकट के बंदरगाह पर स्वागत किया। तो वास्को डिगामा कब पहुंचा कालीकट? 20 मई 1498 ईस्वी को। और समुद्री मार्ग से भारत आने वाला वह पहला यूरोपीय था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और उस समय कालीकट के शासक कौन थे? तो जमोरीन थे, उन्हीं ने उसका स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। इसी क्रम में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो पुर्तगाल का प्रथम वायसराय एवं गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हिंदी में नीली जल की नीति
कहते हैं इसका प्रतिपादन किया। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, आने वाले प्रश्न इन्हीं व्याख्याओं से होंगे, तो ध्यान से आप इस एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने, द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव। तो अभी हमने व्याख्या में, पहले प्रश्न के व्याख्या में पढ़ा था दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। कहाँ पे? हिंद महासागर में, तो वही अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, कौन थे? डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी फ्रांसीसी या ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो हमने पहले प्रश्न के व्याख्या में ही सुना था कि भारत से व्यापारिक संबंध समुद्री मार्ग से स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। चौथा प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो पहला प्रश्न का ही उत्तर था 1498, 20 मई 1498 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अगर पहले प्रश्न के व्याख्या आप अच्छे से सुने होंगे तो बिना ऑप्शन के आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन है डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में वायसराय या गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर बनकर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? इस प्रश्न का भी उत्तर पहले प्रश्न के ही व्याख्या में था। अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसका भी उत्तर आप बिना व्याख्या ऑप्शन के दे सकते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, गेस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरीन या डन अल्मीडा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी जमोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको समुद्री यात्रियों का नाम दिया गया है और दाएं तरफ आपको देश के नाम दिए गए हैं, यानी आपको चुनना है, आपको मिलाना है कि कौन सा समुद्री यात्री का संबंध किस देश से है, और नीचे कूट के माध्यम से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको मैं बता दूं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 2, 1, 4, 3। अब व्याख्या में देखते हैं तो 1 का उत्तर यानी ए में कौन है? वास्को डी गामा। इसका सही उत्तर होगा कहाँ का, कौन से देश का था? तो पुर्तगाली। 2 पे कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस, ये किस देश का था? स्पेन का। 3 सी में कौन है? तो कैप्टन कुक। तो इसके सामने 4 है, तो ग्रेट ब्रिटेन। कैप्टन कुक कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। और चौथा है डी है तस्मान, और इसके सामने उत्तर है सी, तो तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का। यहाँ पे व्याख्या में आप देख सकते हैं, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस चला था भारत की खोज करने, पहुंच गया अमेरिका। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तो उतना डीप पे नहीं जाना है। जो प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए उसी को हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। और ब्रिटेन के जो कैप्टन कुक थे, इसने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड का जो तस्मान था, इसने वांस डिमन लैंड, जिसे वर्तमान में तस्मानिया कहते हैं, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। व्याख्या को इत्मीनान से याद रखिएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज या जॉर्ज ऑक्सडन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अल्बुकर्क। आगे हम लोग व्याख्या में देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक था वह कौन था? तो अल्बुकर्क था, जो 1509 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक यहाँ का पुर्तगाली भारत में भारतीय गवर्नर था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। तो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, और उसके बाद गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? तो अल्बुकर्क। यह 1515 ईस्वी तक रहा। फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से इसने गोवा को जीत लिया, और अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी भारत में। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना ही हुई। इसने जब बीजापुर के शासक जो थे आदिल शाही सुल्तान से गोवा छीन लिया 1510 ईस्वी में, और तब जाके पुर्तगाली राज्य की वास्तविक रूप से स्थापना उसने की। किसने? तो अल्बुकर्क ने।
अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो एक ब्रॉड व्यू रखता था अल्बुकर्क, किस तरह से आगे की नीति यह बनाई जा सकती, इसने यह सोच के काम किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। तो अभी आप व्याख्या देखे होंगे तो इसे क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। आगे आपको व्याख्या में सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। ऑप्शन सी है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। तो जितना आप जानते हो उसमें बाकी तीनों ही ऑप्शन सही है, केवल एक ऑप्शन गलत है, वो है ए, यानी पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। कब किया था? तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने किया था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन है अज्जी द्वीप में, कन्नौर में, कोच्चिन में या गोवा में। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कोच्चिन में। अब व्याख्या के माध्यम से देखिए, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग या भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग, क्योंकि सबसे पहले आए थे और सबसे पहले अपना दुर्ग भी स्थापित किया, का निर्माण अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में कोच्चिन में कराया था। और 1503 ईस्वी में उस समय यह गवर्नर नहीं था। कौन था उस समय गवर्नर? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों पर भी कर वसूली करते थे, और इसी ने अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी बांदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, हुगली। आइए व्याख्या के माध्यम से इस प्रश्न को समझते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीना डू कुन्हा, वो कब से कब तक गवर्नर था? तो 1529 से 1538 ईस्वी तक, ने मद्रास के निकट सेंट थोमे और बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक, उस समय कौन थे? गियासुद्दीन महमूद शाह से सत्तगांव और चट्टगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चट्टगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, यानी कहते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा। किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था तथा श्रीरामपुर डेनिस का मुख्य केंद्र था। तो सही उत्तर क्या था दोस्तों इसका? हुगली। बंगाल में जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो हुगली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पौंडीचेरी, जिसे वर्तमान में पुद्दुचेरी कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, उसके बाद आपको उनमें से चुनना है कि कौन से कथन सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। दूसरा कथन है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तीसरा कथन है अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था। ऑप्शन है आपके सामने, अब इसमें से सही कथन को चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है, या 1, 2 और 3 सभी सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों केवल 1 सही है, ऑप्शन ए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे व्याख्या देख लेते हैं।
तो पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पौंडीचेरी में इसके बाद डेनिश और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। इसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। कहाँ? पौंडीचेरी में। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंपा। 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया और 1814 ईस्वी तक इसे अपने पास रखा। इसलिए इसका प्रीवियस प्रश्न का केवल एक ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन है आपके सामने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसवासियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेजों ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पुर्तगालियों ने। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज? तो अभी आपने देखा पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नॉक, गेरोल्ड अंगियार या विलियम नॉरिस? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जॉब चार्नॉक। आइए व्याख्या के माध्यम से कुछ समझते हैं। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती अथवा सुतनौती को चुना, जिसे बाद में कलकत्ता कहा गया। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि वर्तमान में जो 2003 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निर्णय दिया था कि चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता यानी कलिकट्टा जॉब चार्नक में आगमन से पूर्व ही अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 ईस्वी को नहीं माना जा सकता है। तो एक तर्क था खंडपीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया? जॉन सरमन ने, वास्को डिगामा ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या जॉब चार्नक ने? तो परीक्षा में अगर आए तो जॉब चार्नक ही उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में या दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मद्रास में। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रेंच ने या डेनिश ने? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डचों ने। व्याख्या के माध्यम से इसे समझते हैं। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम जो संयुक्त पूंजी कंपनी जो थी वो 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित की। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। चूंकि विकल्प में आपको निम्नलिखित में से विकल्प में चुनना है, तो विकल्प में ब्रिटेन नहीं है जो सबसे पहले संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी, तो ब्रिटेन नहीं होने के कारण जो दूसरी जो है जो 1602 ईस्वी में डच ने संयुक्त पूंजी लगा के कंपनी स्थापित की थी, तो वो दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगर ब्रिटेन रहता तो ब्रिटेन सही होता, चूंकि ब्रिटेन नहीं है इसलिए ऑप्शन बी डच सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ऑप्शन सी, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ऑप्शन डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो थे वो सही थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। उपरोक्त तीनों कारण भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे।
चूंकि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नेंस एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज को, या ऑस्टेंड कंपनी को? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, लीवेंट कंपनी को। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। लीवेंट कंपनी को 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ, जो लीवेंट कंपनी था, उसे स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला था। और जबकि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जल मार्ग होता था प्रथम, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो लीवेंट कंपनी को पहले मिला था, क्योंकि वो स्थल मार्ग से 1593 में ही उसे मिल गया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपना व्यापार बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर। अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीपीय समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया, और जिसका नाम आप जानते ही हैं, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। और इस दौरान भारत के बादशाह कौन थे? अकबर। कब से कब तक थे? तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक वह भारत के बादशाह थे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो सही उत्तर है दोस्तों जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। तो अंग्रेजों ने प्रथम कारखाना कब स्थापित किया अस्थायी कारखाना? तो सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, सूरत में। और ये सारे प्रश्न जो है ना किसी न किसी पीसीएस या स्टेट पीटीएस या यूपीएससी में एग्जाम में पूछे गए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वही सारे प्रश्न आपको यहाँ पे इस पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन विलियम हॉकिंग सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा। सूरत से मुगल दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में, पिछले प्रश्न का व्याख्या है ये, 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन ने सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। तो उस समय पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थार्थ यानी 1600 ईस्वी से 1625 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे? 1, 2, 3 दिया गया है, भरूच में, चिकाकोल में या त्रिचिनोपल्ली में। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल 3 सही है या 2 और 3 सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों केवल 1। उस समय केवल भरूच में ही कारखाने स्थापित थे। 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थार्थ यानी 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर चुके थे। तो इनमें केवल भरूच ही ऑप्शन में दिया गया, इसलिए त्रिचाकोल और तिरुचिरापल्ली नहीं थे। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में, सूरत में। तो सही उत्तर है दोस्तों सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो या जोसिया चाइल्ड। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, थॉमस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने। तो सही उत्तर है दोस्तों अंग्रेजों ने। कब? तो 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब व्याख्या देख लेते हैं एक बार। यूरोपीय व्यापार कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा 1616 ईस्वी में तथा फ्रांसीसियों द्वारा 1688 ईस्वी में कंपनी स्थापित की गई थी। तो सबसे पहले 1613 ईस्वी में कौन? ब्रिटेन, अंग्रेज। उसके बाद 1616 ईस्वी में किसने? तो डचों द्वारा। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कंपनी स्थापित की थी, जबकि सूरत में 1618 में अस्थायी। फ्रांसीसियों ने अपने पहला कारखाना 1688 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1613 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ का कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो आपको सभी को पता है 1613 ईस्वी में सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत, सतारा, बॉम्बे या पणजी। तो प्रारंभिक में सूरत में ही वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, बाद में यह चेंज होकर कहाँ चला गया? बॉम्बे, और लास्ट तक बॉम्बे रहा वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से या पुर्तगालियों से? तो सही उत्तर है दोस्तों पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप अंग्रेजों को बम्बई दिया और जो सम्राट चार्ल्स थे उन्होंने इसे किराए पर दे दिया। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्वेश्चन ये भी पूछता है कितने रुपए वार्षिक पर, कितने पाउंड वार्षिक पर? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1790, 1792, 1796 या 1797? तो सही उत्तर है दोस्तों 1797। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर या सर निकोलस वेट? तो सही उत्तर है दोस्तों सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का उसने प्रयास किया। फलस्वरूप उस समय जो दिल्ली का बादशाह था औरंगजेब, उसने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। किसे? जॉन चाइल्ड को। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी, तब जाके उसे छोड़ा था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण? तो सही उत्तर है दोस्तों तत्कालिक जो कारण था वह था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण।
अब व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार जो 1740 में आरंभ हुआ था, इससे प्रारंभ हुआ था। और कर्नाटक युद्ध उसी का विस्तार रूप था जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ना स्टार्ट किए। वो धीरे धीरे भारत में अपने अपने उपनिवेश में भी वे लोग लड़ने लगे। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों ही दल अंग्रेज और फ्रांसीसियों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया और यही युद्ध का तत्कालीन कारण भी था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो अभी व्याख्या में देखा गया कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपको युद्ध दिया गया है और दूसरी तरफ कुछ संधियां दी गई है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध या प्रथम मैसूर युद्ध। दूसरी तरफ जो दिया है पेरिस की संधि से अंत, ब्रिटेन की हार और निर्णायक युद्ध या एक्सला-चैपल की संधि से अंत। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी ए के सामने 4 हो गया। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वह एक्सला-चैपल की संधि से खत्म हुआ था। बी यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था और सी में जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था यह अनिर्णायक युद्ध था। और डी प्रथम मैसूर युद्ध जो था वह ब्रिटेन की हार से समाप्त हुआ था। यहाँ पे सही सुमेलित आपको दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1753 से 1763 या पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो इसका सही उत्तर हो जाए भाई कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो बी है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध वह सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो युद्ध था वो 1750 से 52 न होकर 1749 से 1754 तक था और बाकी सारे युद्ध सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन है आपके सामने क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क या वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डुप्ले। आइए व्याख्या में इसको समझते हैं। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति का आरंभ किया। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा इसी ने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। और इसी के बारे में यानी डुप्ले के बारे में जो इतिहासकार है जीबी माल्सन, इन्होंने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव यानी डुप्ले की योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने यानी डुप्ले ने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। यानी यह ब्रिटेन के बारे में बोल रहा। डुप्ले जो फ्रांसीसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया था? तो एक प्रश्न की व्याख्या में आपको इसका उत्तर मिला होगा कि 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने और 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था, प्रथम फैक्ट्री। तो इसका उत्तर सूरत होगा। लुई 14वें के जो मंत्री थे कोलबर्ट, इसके द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटस कहा गया। यह फ्रेंच भाषा है। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसकी सारी खर्च देता था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो प्राइवेट कंपनी था, रानी की आज्ञा से वह स्थापित हुआ था। लेकिन ये जो था ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यह सरकारी नियंत्रण में था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखानों की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके शासनकाल में?
लुई 14वें के शासनकाल में। अभी पिछले प्रश्न के ही व्याख्या में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिचलू, मजारे, कॉलबर्ट या फ्रैंको मार्टिन? तो सही उत्तर है दोस्तों कॉलबर्ट, जो कि लुई 14वें का एक मंत्री था। व्याख्या में यहाँ पे देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिंसुरा, हुगली या ऑप्शन डी है बी और सी दोनों, यानी चिंसुरा और हुगली दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं एक बार। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली थी, जो 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से कहाँ चले गए? बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। इसके बाद 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव जिसका नाम था चिंसुरा, वहां पे 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा, हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों तक स्थापित हो चुकी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? बहुत फेमस प्रश्न है बीपीएससी के लिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1632 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंग्रेज की फौज ज़्यादा शक्तिशाली थी और यही फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। आपको सीरीज बताना है कब कौन पहले किया। 1 नंबर पर अंग्रेज दिया गया है, 2 नंबर पर डच, 3 नंबर पर फ्रेंच और 4 नंबर पर पुर्तगाली। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक देंगे PDEDF। इसमें पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, यानी 4 पहला हो जाएगा, B 4, उसके बाद डच आए थे 2 होगा, E के बाद इंग्लैंड होगा, PDEE मीन्स इंग्लैंड तो 1, और DEF फ्रेंच सबसे अंत में आए थे फ्रेंच। तो 4 2 1 3 ये सही उत्तर होगा। ठीक है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांस, जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपको पौंडीचेरी, गोवा, ट्रावनकोर और सद्रास दिया गया है, दूसरी तरफ डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और डेनिश दिया गया है, माने कहाँ पे किसका वर्चस्व स्थापित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी 2 3 4 1। पौंडीचेरी पर फ्रेंच का कब्जा था, गोवा पर पुर्तगालियों का, ट्रावनकोर पर डेनिशों का और सद्रास पर डचों का। ठीक है, अगला प्रश्न, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास? तो सही उत्तर है दोस्तों बिहार। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वह था बिहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार यूरोपयुक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारी कंपनियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। उपरोक्त जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन, वे सभी जगहों पर डचों के व्यापारिक अड्डे स्थापित थे। कहाँ? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन दिया गया है, उसके बाद कौन से कथन में से चुनना है? मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। कथन 2 है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। कथन 3 है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। अब दिया गया है उपयुक्त में से कौन से
या कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन है, यानी ये तीनों में से कौन अंग्रेजों ने भारत को दिया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोई भी नहीं। अब व्याख्या में देखते हैं। चूंकि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों का आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था, तो ये भी भारतीय है, पहले से ही था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल से ही था, तो ये भी अंग्रेजों की देन नहीं है। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार से अंग्रेजों को भारत, निम्न में से जितने भी कथन थे उसमें कोई भी अंग्रेजों ने भारत को नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही संगत है। तो इसे लिखा था टीबी मैकाले ने। मैकाले को आप लोग जानते ही होंगे, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले इसका पूरा नाम है। ब्रिटेन का राजनीतिक तथा इतिहासकार था। 1834 ईस्वी से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पैनल कोड IPC की जो पांडुलिपि है वह इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह इस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। ठीक है। 54, एक्सला-शापल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। यह जो संधि है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इसी से हुई थी। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। अब नीचे में से चुनना है कौन से सही है, तो केवल 1 और 2 दोनों सही है। एक्सला-शापल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध यूरोप में समाप्त हुआ कि यहाँ भी भारत में भी जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध छिड़ा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वह खत्म हो गया। एक्सला-शापल यूरोप में हुआ था लेकिन उसका असर यहाँ भी हुआ। एक्सला-शापल संधि कब हुई थी? 1748 ईस्वी में। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन 1 है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। कथन 2 है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों A और 2 दोनों ही सही है। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इनमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि सभी सम्मिलित थे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो घटनाचक्र अवलोकन की जो बुक थी ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है। और लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया टेलीग्राम का ग्रुप है उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।